जिस वाक़ये पर मैं दिल खोल कर रोई थी, आज कलम और कागज़ का सहारा लेकर दिल की भड़ास निकाल रही हूँ। ये उन दिनों का जिक्र है जब मैं मैट्रिक की तालबा थी। मेरे डैडी एक सरकारी अफसर थे। शायद हम लोगों को खाना बदोश कहना बेजाना होगा। जब एक जगह दिल लग जाता और हम खुद को इस माहौल में एडजस्ट कर लेते, तो फौरन ही नई जगह पोस्टिंग के ऑर्डर आ जाते। उन दिनों हम नए नए सियालकोट आए थे। स्कूल में भी किसी से खास दोस्ती ना थी। बस एक लड़की समीना से थोड़ी बहुत सनाशाई थी, जो खामोश तबीयत की मालिक थी। चुप चुप और सहमी सहमी रहती थी, जैसे किसी अनजाने खौफ ने इस पर साया डाल रखा हो। एक दिन मैंने इससे पूछ ही लिया कि वो इतनी खामोश क्यों रहती है। इसने बताया कि तकरीबन एक माह पहले इसकी आपी का इंतकाल हो गया है, जिन्होंने हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी और अपनी नींद सो गई। ये सुनकर मेरा तजस्सुस बढ़ा कि मैं इसकी कहानी सुनूं। इसने आंसुओं के उमड़ते सैलाब में बताया कि इसकी आपी का नाम ताबिंदा था। सभी ने प्यार से ताबी कहते थे। ताबी आपी बड़ी प्यारी बातें करती थी और अपनी बातों से हर किसी का दिल मोह लेती थी। इसी वजह से सभी ने बहुत पसंद करते थे। वो अब्बू की बड़ी लाडली थी। 8वीं जमात में उन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली, तो सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी रिश्तेदार मुबारकबाद देने आए। इन्हीं में खाला शब्बू भी थी। वो अपने बेटे खावर के साथ आई थी, जो मैट्रिक का तालिब इल्म था। खावर और ताबी ने आपस में बातें की और एक दूसरे को पसंद करने लगे, मगर उन्होंने अपनी पसंद का इजहार किसी पर जाहिर न होने दिया। बातों ही बातों में ताबी आपी के रिश्ते का जिक्र चला, तो खाला शब्बू ने खावर के लिए अम्मी जान से आपी का हाथ मांग लिया। अम्मी को इनकार कब था? भला खावर में क्या खराबी थी? वो वालदैन का इकलौता बेटा और लाखों में एक था। ताबी आपी की शानदार कामयाबी पर अम्मी अबू ने एक पार्टी रखी, जिसमें आपी की क्लास फेलोज के अलावा खावर और खाला शब्बू भी शरीक हुए। उस दिन आपी बनी सवरी बेहद प्यारी लग रही थी और कनखियों से खावर भाई को देखकर शर्मा जाती थी। अगले दिन खावर और खाला वापस चले गए, मगर ताबी को पूरी रात नींद न आई। खावर का ख्याल इन्हें बेचैन कर रहा था। वो सोचती थी कि न जाने तकदीर में क्या लिखा है, इनकी निस्बत खावर से तय होगी भी या नहीं। ताबी की दुआ मंजूर हो गई। अगली बार जब खाला आई तो अंगूठी भी साथ ले आई। अबू अम्मी से कुछ गुफ्तगू शनीद हुई और खावर का रिश्ता मंजूर कर लिया गया। यूं खाला शब्बू ने ताबी को खावर के नाम की अंगूठी पहना दी। इस दिन मैंने न जितना खुश देखा, पहले कभी नहीं देखा था। वो जैसे किसी और ही दुनिया की मखलूक लग रही थी। कितनी प्यारी, कितनी हसीन थी मेरी बहन, जिसे मनो मिट्टी खा गई। मंगनी क्या हुई कि दोनों की उम्मीद पूरी हो गई। ताबी की खुशी चेहरे से छुपती ना थी। कहा करती थी कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। इसके बाद खावर भाई और ताबी में सलाम कलाम हुआ या नहीं, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने इन्हें कभी बात करते ना देखा। खावर भाई हमारे घर वालों का लिहाज करते थे, इसलिए वो कम आते थे, लेकिन दोनों मुलाकात के बहाने जरूर ढूंढ लेते थे। हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं था कि मंगेतर से खुलकर बातचीत या मुलाकात हो सके। एक दिन ताबी आपी स्कूल गई तो गेट पर खावर को देखकर हैरान रह गई। इससे सलाम किया, आपी ने जवाब दिया और आने की वजह पूछी। इसने बहाना बनाया कि यहाँ से गुजर रहा था, तो सोचा तो मैं देखता चलूं। फिर वो जल्दी से खुदा हाफिज कहकर चला गया। 2-4 रोज गुजरे और एक दिन शाम के वक्त जब ताबी सो रही थी, अम्मी ने उठाया और कहा कि तुम्हारी खाला आई है, चाय बना दो। वो उठी तो देखा कि खावर भी साथ है। सलाम करने के बाद वो चाय बनाने लगी। सब बातें कर रहे थे, लेकिन खावर खामोश था और चुपचाप ताबी को बातें करते सुन रहा था। इस दिन खावर भाई ने मुझे कहा कि काश तुम्हारी आप ही बातें करती रहें और मैं सुनता रहूं। सभी ने महसूस किया कि इसकी नजरें आप ही के चेहरे से नहीं हट पा रही थी। शायद इनकी बातों ने खावर के दिल में हलचल मचा दी थी। कहते हैं कि प्यार और खुशबू कभी छुपे नहीं रहते। इन दोनों का प्यार आंखों से झलक रहा था। दोनों आपस में बातचीत तो नहीं कर सकते थे, मगर नैनों की गुफ्तगू होती थी। खावर इन दिनों कॉलेज का तालिब इल्म था। ताबी ने भी मैट्रिक पास कर लिया था। वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन वालिदैन का ख्याल था कि बस इतना काफी है और वो इसकी जल्दी शादी के हक में थे। माँ तमाम दिन इसके जहेज के जोड़ों पर गोटा किनारी टांगती रहती थी और ताबी इन जोड़ों को बड़े प्यार से आंखों में
ख्वाब सजा कर देखती थी। काफी दिन तक खावर और ताबी की मुलाकात ना हो सकी, तो एक रोज वो हमारे घर आया और मुझसे कहा कि ये रिसाला अपनी आप ही को दे देना, मगर किसी को बताना नहीं। मैंने रिसाला सादा दिली से आप ही के हवाले कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि इसके अंदर कोई खत था या सफ़ात में कोई पैगाम लिखा हुआ था। बहरहाल इसके बाद ताबी सहेली से मिलने का बहाना करके गई। जब वापस आई तो कुछ घबराई हुई सी थी और कुछ खुश भी। मैं छोटी थी इसलिए कोई सवाल नहीं कर सकती थी, ताहम मेरा दिल एक अनजाने खौफ से धड़क उठा। मैं जानती थी कि आया वो और खावर एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और मिलने का कोई रास्ता नहीं, या फिर बाजार वगैरह में एक दूसरे को देख लेते हैं। खावर भाई ने बीए कर लिया तो शादी की तैयारियां शुरू हो गई। ताबी रोज व रोज फूल की तरह खिलती जा रही थी। रोज ही जेवरात के लिए सोनार की दुकान के चक्कर लग रहे थे। कभी अम्मी ताबी को भी साथ ले जाती थी, मगर जब बदकिस्मती ताक में हो तो आदमी रास्ता भटक जाता है। जब मंजिल 2-4 कदम पर हो तो सबर की दौड़ हाथ से छूट जाती है। ऐसा ही कुछ ताबी के साथ हुआ। सबर की डोर इनके हाथ से भी छूट गई। एक दिन वो अपना दुपट्टा रंगने का बहाना बनाकर घर से निकली। अम्मी से कहा कि समीना के साथ जा रही हूँ, लेकिन वो मुझे साथ लेकर ना गई। बस अकेले ही छुपके से दहलीज पार कर गई। उन्होंने सोचा कि माँ की डांट पड़ेगी तो चुप करके सुन लेंगी। अब्बा तो इस वक्त घर में मौजूद नहीं थे। बस वो तकदीर की मारी शादी से सिर्फ 3 हफ्ते पहले अपने मंगेतर से मिलने चली गई। इत्तेफाक से जब रेस्टोरेंट में ताबी और खावर बैठे थे, अब्बा भी अपने दोस्तों के साथ चाय पीने चले गए। अगर वो सिर्फ दोस्त होते तो कोई बात ना होती, मगर वो अब्बू के कजन भी थे। एक अब्बू के चचा साथ भाई और दूसरे मामू के बेटे थे। अब्बू ने ताबी और खावर को होटल में बैठे देखा तो हैरान रह गए। भाइयों के आगे अब्बू को शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि इनकी बेटी वहां मंगेतर के साथ चाय पी रही थी। कजन ने इन्हें ऐसी नजरों से देखा जैसे वो एक बेगैरत बाप हो। फिर वो कुछ कहे बगैर उठकर चल दिए। अब्बू की हालत खराब थी तो ताबी और खावर की हालत भी बुरी थी। इनके कांटों तो जैसे बदन में खून नहीं रहा हो। अब्बू ने बेटी को बाजू से पकड़कर उठाया और गाड़ी में धकेल कर घर ले आए। खावर से कहा कि बेहया लड़के, तुझसे मैं बाद में समझ लूंगा। घर लाकर अब्बू ने ताबी को मार मार कर आधा मरवा दिया। अम्मी छुड़ा रही थी तो इन्हें भी मार पड़ रही थी। अब्बू किसी जख्मी शेर की तरह धाड़ रहे थे कि इस बेहया लड़की ने कजनों के सामने मुझे भी इज्जत कर दिया है। वो तो यही समझेंगे कि बाप भी जानता होगा मैं सारी बरादरी में बदनाम हो गया। वो चर्चा करेंगे कि लड़के और लड़की की मोहब्बत की शादी है और ये शादी से पहले ही रंगरलियां मना रहे हैं। तब हमारे खानदान में मोहब्बत की शादी को बहुत मायूब समझा जाता था। अबू ने ताबी को कमरे में बंद कर दिया और अम्मी से कहा कि इन लोगों को अभी जवाब दे दो। अब मैं अपनी बेटी की शादी इस बदमाश से नहीं करूंगा। खावर मेरा दामाद बनने के लायक नहीं है। खुदा जाने कब से वो इससे मोहब्बत का चक्कर चला रहा था और हमारी इज्जत को बट्टा लगा रहा था। अम्मी तो हका बका रह गई कि ये क्या हो गया। शादी की तैयारियां मुकम्मल थीं और लड़की ने बेसब्री से बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। ताबी खुद परेशान थी और इस वक्त खुद को कोसती थी कि जब घर से कदम निकाला था। काश वो खावर से मिलने ना जाती तो आज हमेशा की जुदाई ना सहनी पड़ती। अम्मी ने अब्बाजान को समझाया कि ऐसा ना करो, शादी करीब है, खावर को इतनी बड़ी सजा ना दो, इसे माफ कर दो। बच्चों की भूल को बुजुर्ग माफ कर दिया करते हैं, मगर अब्बाजान की एक ही रट थी कि इसने मेरी गैरत को ललकारा है और मुझे बरादरी के आगे नीचा कर दिया है। अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इसको अपनी लड़की दूं। खुदा जाने कब से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहे थे। ताबी तो इस फैसले से तड़प उठी। वो रो रही थी और अम्मी के पांव पकड़ लिए। अम्मी बेचारी क्या करती, आंखों में आंसू भरे वो तो पत्थर का बुत बन गई थी। इनके इख्तियार में क्या था, अगर होता तो वो कुछ भी कर गुजरती, लेकिन बेटी के दिल को ना उजाड़ती। खाला और खालू है, उन्होंने बेटे की तरफ से बहुत माफिया मांगी, हाथ पांव जोड़े, मगर वो वालिद को आराम ना कर पाए। इनका इरादा बदलने पर मजबूर ना कर सके। जल्दबाजी और गुस्से में अब्बाजान ने ताबी का रिश्ता अपनी बहन के बेटे आसिफ से कर दिया, जो गांव में रहते थे। ताबी अपनी बेबसी पर आंसू बहाती रह गई। वो खुद को कोसती थी
کہ مجھے اس دنیا میں آنے کی سزا ملی جہاں پیار کے رشتے کو پامال کیا جاتا ہے اور جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا اور وہ تابی کی خوشیوں، تمناؤں اور امنگوں کی بربادی کا پیغام لے کر آیا۔ ادھر خاور کی بری حالت تھی، جس نے تابی کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ وہ بھلا کیسے اس کے بغیر جینے کا تصور کر سکتا تھا؟ اس نے ایک بار پھر ماں کو اس کی ممتا کی قسم دے کر بھیجا۔ وہ دوبارہ ابا کے پاس آئی، مگر ابا نے ان کی خوب بے عزتی کی اور رشتہ داری کا خیال بھی نہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ برادری والوں کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے بیٹی کو منگیتر سے چوری چھپے ملنے کی خوب سزا دی ہے اور وہ بےغیرت نہیں ہے۔ برادری والوں نے اس بات پر خوشی منائی اور ان کو شاباشی دی۔ ان کے سر پر تاج تو نہیں رکھا، لیکن اب ہر ایک کی زبان پر یہی قصہ تھا کہ ملک صاحب بڑے غیرت والے ہیں۔ بے شک لڑکا منگیتر تھا، مگر بیٹی سے اس کا ملنا برداشت نہیں کیا اور خوب سزا دی۔ تابی جس نے گاؤں دیکھا تک نہیں تھا، شہر میں آنکھ کھولی تھی، وہ گاؤں میں دھکیل دی گئی۔ والدین کی غیرت اور سماج کی مجبوریاں اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی۔ یوں اس کی آرزوؤں اور امنگوں کا خون ہو گیا۔ جو خواب سہانے اس نے سجائے تھے، وہ برادری کی سنگدیلے کی بنا پر چکنا چور ہو گئے۔ آپا کی بے بسی ان کے لیے تماشا بن گئی۔ وہ خوشیوں کا جنازہ سجائے کانٹوں کی سیج پر بیٹھ گئی۔ تابی کے سسرال والے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اس کا خاوند آصف بھی سارا دن کھیتوں میں کام کرتا۔ ساس کہتی کہ بہو کو بھی ساتھ کھیتوں میں لے جاؤ، یہ تمہارا ہاتھ بٹائے گی، گھر میں رہے گی تو ہم پر اپنی پڑھائی کا روب جماتی رہے گی۔ آصف کو برادری والوں کی زبانی بیوی کی آوارگی کا قصہ معلوم تھا کہ وہ شادی سے پہلے منگیتر سے ملتی تھی اور ہوٹل میں جاتی تھی کہ باپ نے ایک دن دونوں کو پکڑ لیا، تبھی رشتہ ختم ہو گیا اور بیٹی کو خوب جوتے بھی لگائے گئے۔ یہ جرم ایسا تھا جو دن میں 1000 بار آپی کو یاد کرایا جاتا تھا۔ تانے سن سن کر اس کا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ وہ رو کر کہتی کہ خدا کے لیے اب تو معاف کر دو، اب تو میں آصف کی بیوی ہوں اور آصف تم تو رحم کرو، مگر وہ بھی اسے بری عورت کہتا اور نفرت سے دھتکار دیتا، جیسے زبردستی اس سے باندھ دیا گیا ہو اور وہ اسے آزادی چاہتا ہو۔ آپی سے سارا دن کام لیا جاتا، مگر صلہ کچھ نہ ملتا۔ ساس نند حکم چلاتی، شوہر حقارت سے بات کرتا۔ چلو خاوند اچھا ہوتا تو پھر بھی خاموشی سے سارے غم جھیل جاتی۔ 6 ماہ میں ہی اس کی صورت اجڑ گئی، جیسے چلتی پھرتی لاش ہو۔ 4 سال بھی ستم برداشت کیے اور اولاد بھی نہ ہوئی، تو ساس نے بیٹے سے کہا کہ تم دوسری شادی کر لو، اس عورت سے اولاد کی امید نہیں ہے۔ جب ابا کو پتا چلا کہ تابی کا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے تو انہیں کچھ احساس ہوا۔ وہ بہن کے گھر آئے اور کہا کہ پہلے اس کا علاج کرا لو، پھر بھی امید پوری نہ ہو تو بے شک بیٹے کی دوسری شادی کرا لینا۔ ان کا اتنا کہنا بہت تھا کہ ابا نے انہیں دوسری شادی سے روکا نہیں۔ یوں انہوں نے ایک دن بہانہ بنا کر آپی کو طلاق دے دی۔ وہ روتی ہوئی گھر سے نکلی اور ایک وین کے ساتھ جا ٹکرائی۔ خبر نہیں کیسے وہ اسپتال پہنچی، کون لایا۔ چند دن بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب سب کہتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی اور جان بوجھ کر وین کے نیچے آ گئی۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوا، لیکن یہ بات کسی طرح ہم پر کھل ہی گئی کہ انہیں طلاق دے کر نکالا گیا تھا اور وہ انتہائی مایوسی اور پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلی تھی۔ اب ابو بھی پچھتاتے ہیں کہ ناحق میں نے جلدی میں ایسا غلط فیصلہ کر دیا۔ کاش میں اس کی شادی گاؤں کے ان پڑھ لوگوں میں نہ کرتا۔ جب غلطی ہو جاتی ہے اور بربادی ہو چکی ہوتی ہے تب ہوش آتا ہے، پھر کیا فائدہ؟ جانے والا تو اس جہاں سے چلا ہی جاتا ہے۔ سچ شکر کہ اب زمانہ کافی بدل گیا ہے، ماں باپ کی سوچ اتنی تنگ نہیں رہی، لیکن اب بھی اکثر بیٹیاں غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں۔ خدا جانے ہمارا معاشرہ کب بدلے گا اور مثبت سوچ کی طرف آئے گا۔